नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अंबेडकर नगर में जहरीली शराब से मौत का मामला और इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। बड़ी अपडेट ये है, शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है और ये संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जहरीली शराब के शिकार एक और शख्स ने दम तोड़ दिया है। एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। अभी भी अस्पताल में 5 लोगों का इलाज चल रहा है। अंबेडकर नगर मखदूमपुर गांव में 12 लोगों ने यह अवैध शराब, ये जहरीली शराब पी थी। 4 की पहले ही मौत हो गई थी, 1 की मौत और हो गई है। कुल 5 मौतें हो गई हैं और गांव के 12 लोगों ने कुल मिलाकर बताया जा रहा है ये शराब पी थी। जिला अस्पताल में ये मरीज भर्ती हैं। योगेश हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा अपडेट देंगे। योगेश, अभी कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं, कहां कहां उनको भर्ती करवाया गया है और जांच के बाद क्या कोई कार्रवाई हुई है, कोई जांच मामले में हो रही है या नहीं? जी, हम आपको बता दें कि ये सिलसिला परसों से शुरू हुआ है। एक व्यक्ति उसी गांव का शराब लेके आया था बगल के जिले, पड़ोसी जिले आजमगढ़ से, जिसमें एक की मौत उसी दिन हो गई थी। बाकी 2 को एडमिट कराया गया था ले जाते समय, उनकी भी मौत हो गई और एक की मौत जो है कल शाम को हुई थी। एक की मौत आज सुबह हो गई है। टोटल 5 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई है और अभी भी 3-4 लोग एडमिट है। कुछ प्राइवेट नर्सिंग होमों में एडमिट है, कुछ सरकारी अस्पताल में एडमिट है। बाकी जिलाधिकारी का ये कहना है कि वो गाँव में पुलिस के साथ गए हैं, पुलिस बल के साथ ये सर्च अभियान के लिए कि कहीं और कोई शराब ना रखी हो और किसी ने स्टोरेज ना की हो शराब की, और कहां से खरीदी गई शराब, कैसे लाई गई, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। क्या कितने गिरफ्तारियां हुई है मामले में? जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी इसमें फिलहाल नहीं हो पाई है। अभी वो पता लगा रहे हैं कि कहां से शराब जो लाई गई थी वो पड़ोसी जनपद आजमगढ़ से लाई गई थी और जिलाधिकारी का कहना है कि हम वहां के जिलाधिकारी से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बात की जा रही है कि कहां से शराब उपलब्ध कराई गई, किसने शराब बेची और कौन तरीके से लेके आया, इस सब की जांच की जा रही है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी इसमें नहीं हो पाई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लोग बीमार हैं, अभी 5 की मौत हो गई है और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि दूसरे जिले आजमगढ़ से शराब लेकर आए थे, अंबेडकर नगर शराब पी और उसके बाद ये मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। तो अंबेडकर नगर की यह खबर, शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। 4 लोगों की पहले मौत हो गई थी और अभी अस्पतालों में कई और बीमार भर्ती हैं। खबर अब लखनऊ से। हज हाउस में कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। तो रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद रहे और उन्हीं की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ है। अब डीआरडीओ के बनाए गए अस्पताल का निरीक्षण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डीआरडीओ के बनाए गए अस्पताल, जो कि 500 बेड का अस्पताल है, 250 बेड पर संचालन शुरू हो गया और उसमें 30% जो भर्तियां हैं, 30% जो दाखिले हैं वो सीधे हो रहे हैं। सीधे लोगों को एडमिट किया जा रहा है, डायरेक्ट भर्तियां हो रही हैं 30%। बाकी कोविड कमांड सेंटर से जो निर्देश मिल रहे हैं उस आधार पर भर्तियां हो रही हैं। और हज हाउस में कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है जो कि 255 बेड का है और तमाम जो सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं हैं, आधुनिक उपकरण है, वो इस हॉस्पिटल में है। आधुनिक उपकरणों से लैस हॉस्पिटल और इसमें भी आप कोविड मरीज आकर इलाज करवा सकेंगे। तो एक और सौगात मिली है और एक और बात जो अब लग रही है कि अस्पतालों की संख्या पहले बढ़ाई जा सकती थी। कम वक्त में इस तरह के हॉस्पिटल तैयार किए जा सकते थे, खड़े किए जा सकते थे, लेकिन ये सेकेंड वेव इतनी घातक होगी, इतनी खतरनाक होगी, शायद अंदाजा कोई लगा नहीं पाया। और अब लगातार संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। हॉस्पिटल्स की संख्या, बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह 255 यह बेड्स का यह बनकर यह कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हुआ। इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने डीआरडीओ का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC
यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया। यह कोई छोटी बात नहीं है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार जितना हो सकता है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट की जितनी भी आवश्यकता है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जो करेगा उसी से कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है अथवा कमी रह सकती है, तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसको सुझाव दिए जाने चाहिए। 255 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल HAL की मदद से लखनऊ में फिर से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट हर जनपद में स्थापित हो, ये कार्रवाई फर्स्ट वेव के समय से प्रारंभ हो चुकी थी। युद्ध स्तर पर वे प्लांट लग रहे हैं। सेकेंड वेव आने के बाद इसमें और तीव्रता आई है। कोरोना काल में लापरवाही किस तरह की हो रही है, इसकी बानगी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उससे आप अंदाजा लगाइए। 5 तस्वीरें आपके सामने हम रखने चाह रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं। बात करें बहराइच की तो यहां पर 8 घंटे तक एक बेटा स्ट्रेचर पर पड़ा रहा, पिता की लाश के पास रोता रहा, लेकिन उसे शव ले जाने के लिए संसाधन तक नहीं मिला। उधर अमेठी में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। गांव-गांव में टेस्टिंग अभियान के नाम पर लापरवाही हो रही है, जिसकी कभी जांच नहीं हुई, न दवा दी गई, उसे कागजों में पॉजिटिव दिखाया गया। बात शाहबस्ती की करें तो अस्पताल में गंदगी का अंबार है, मानो जानबूझकर महामारी को दावत दी जा रही है। गाजीपुर में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांव-गांव टेस्टिंग करने वाली टीम जरूरी सामान मुहैया नहीं करवा पा रही। इसकी वजह से उन पर अब कोरोना संकट बरकरार है। अमेठी की दूसरी खबर यह है कि जिला अस्पताल में मेडिकल बायो वेस्ट सामान जो है मनचाही जगहों पर फेंका जा रहा है, यानी कि प्रांगण में फेंका जा रहा है। किसी को कोरोना हो तो हो, लगता है इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 8 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिले। और अभी रक्षा मंत्री ने कुछ देर पहले बयान दिया कि आलोचना नहीं होनी चाहिए, सुझाव दिए जाने चाहिए। तो क्या ये सुझाव दिए जाने की जरूरत है? ये बेसिक चीज है कि उनको संसाधन मिलने चाहिए थे, उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था या वो वाहन मिलना चाहिए था जिसमें शव को ले जाया जा सके। एक बेटा क्यों रोता रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? अमेठी में गांव-गांव में टेस्टिंग अभियान के नाम पर मजाक हो रहा है और अमेठी में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए अभियान चल रहा है। जी हां, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चल रहा है। जो अधिकारी इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो देख लें इस खबर को। ये खबर उन्हीं के लिए है कि अमेठी में गांव-गांव में टेस्टिंग के नाम पर सिर्फ मजाक चल रहा है, खाना पूर्ति चल रही है। बिना लक्षण, बिना जांच के रिपोर्ट जो दी जाती है वो पॉजिटिव दे दी जाती है। जांच तो करिए, उसके बाद तो बताइए कि रिपोर्ट में क्या है, लेकिन आप बिना जांच किए, बिना सैंपल लिए रिपोर्ट पॉजिटिव बता दी गई। तबीयत खराब होने वाले लोगों की यहां कोई जांच नहीं की गई। संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह पूरा का पूरा खेल हो रहा है। ऐसी शिकायतें मिलने पर जब एबीपी गंगा की टीम ने पड़ताल की, अलग अलग लोगों से बात की, तो पता चला कि सिर्फ कागजातों में अभियान चलता है। यहाँ कुछ लोगों की बिना जांच के रिपोर्ट पॉजिटिव दिखा दी गई। जो वाकई में बीमार हैं उनकी न जांच हुई, न उनको दवाई दी गई, न मेडिकल किट दी गई। स्थानीय लोगों ने सीधा संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सवाल खड़े किए। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई भी होनी है और इस पर राज्य सरकार को प्लान बताना है कि गांव में संक्रमण रोकने के लिए प्लान क्या है उनके पास। लेकिन आप देखिए, प्लानिंग बहुत दूर की बात है। पहले टेस्टिंग अभियान जो चल रहा है उसकी आप हकीकत जान लीजिए कि टेस्टिंग अभियान की हकीकत यह है कि अगर कोई संक्रमित या कोई वाकई बीमार होगा तो उसकी न जांच हो पाएगी, न उसको कोई दवाई दी जाएगी, न उसको किट दी जाएगी। अगर आप संक्रमित नहीं है, अगर आप बीमार नहीं है, आप हष्ट पुष्ट हैं, तो हो सकता है कि आपके घर पर एक लेटर आ जाए जिसमें यह लिखा गया हो कि आप कोरोना संक्रमित है। ये हाल है अमेठी का। आपके यहाँ 6 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी बगल में, इस पर स्वास्थ्य विभाग का कितना जो है वो चल रहा है? यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक पैरासीटामोल की गोली तक नहीं दी गई है। अपने निजी पैसों से अपनी दवा करा रहे हैं। एक कर्मचारी तक यहाँ पूछे तक नहीं आया कि आपकी स्थिति क्या है। हम लोग इतनी डर के माहौल में जी रहे हैं।
हमारे घर में पाँच या छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए कोई टेस्ट की व्यवस्था नहीं की गई, ना कोई कर्मचारी पूछने आया। संग्रामपुर CSC से फर्जी रिपोर्ट आई है, न हम लोग कोई जांच करवाए हैं, न खांसी, न बुखार, न जुकाम। वहाँ CCTV कैमरा लगा है, उस पर चेक करने के लोग गए थे कि नहीं गए थे। इसके अंदर कहीं षड्यंत्र कर रहे हैं CSC वाले। क्या लगता है बिना जांच कराए आपकी रिपोर्ट आ गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? किसकी लापरवाही है? CSC अस्पताल की है। अमेठी की तस्वीरें अधिकारी देख लें और ये भी देख लें कि वो मॉनिटरिंग किस तरह से करते हैं। बहराइच की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जो देखकर आपकी रूहें कांप उठेंगी, क्योंकि यहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। 16 साल का बेटा 8 घंटे तक पिता की लाश लेकर रोता रहा। स्ट्रेचर पर पिता की लाश, तो दूसरी तरफ शव को ले जाने के लिए साधन नहीं। मानो इस बच्चे पर क्या गुजरी होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। बता दें कि यह बेटा पिता की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस से अस्पताल लाया था, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन न होने के चलते रास्ते में ही इसके पिता ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद 8 घंटे तक शव ले जाने के लिए इंतजार करना पड़ा। वीडियो वायरल होने पर भी कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। वैसे संवेदनहीन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? इनको इतने जिम्मेदार पदों पर क्यों बिठा दिया जाता है, जो लगातार सरकार की कोशिशों को नाकाम करने में जुटे हुए हैं, पलीता लगाने में जुटे हुए हैं सरकार की छवि को। और श्रावस्ती के L2 हॉस्पिटल की तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। जी हां, अव्यवस्थाएं हैं, गंदगी का बोलबाला है। आलम यह है कि अस्पताल में न सिर्फ कूड़े का ढेर है, बल्कि इस ढेर में ही बेड सड़ रहे हैं। जी हां, ये कोविड हॉस्पिटल भंगहा में है और यहां पर व्यवस्थाओं का क्या आलम है, अंदाजा लगा लीजिए आप इन तस्वीरों को देखकर कि ये कोई कहेगा हॉस्पिटल है। कोरोना काल में जहां तहां सफाई है नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मरीजों का इलाज करने के लिए कोविड हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार है। तो ऐसे में अगर आप इस उम्मीद में इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं कि आपका उपचार होगा, तो आप गलत फहमी में है। इस हॉस्पिटल में आएंगे तो शायद बीमार होकर घर जाएंगे। कोविड हॉस्पिटल देखिए, और गाजीपुर में भी मानो स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर कोविड टेस्ट करने के लिए आए कर्मचारियों के बीच में दहशत है। उन्हें टेस्टिंग के लिए मास्क और ग्लव्स न मिलने से अब तक कई कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। और इसका खुलासा तब हुआ जब डीएम ने गांव-गांव टेस्टिंग करने वाली टीम के साथ बैठक की, जिसके बाद डीएम ने सीएमओ को अच्छे मास्क और 50,000 किट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। तो अभियान की सच्चाई अधिकारी देख लें कि आप पेपर में हो सकता है कि मुख्यमंत्री को जानकारी दे रहे हो कि यह अभियान इस तरह से हम चला रहे हैं, लेकिन अभियान की असलियत यह है कि एक मजाक बनकर रह गया अभियान। जो कर्मचारी टेस्टिंग करने के लिए जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, उनके पास न ग्लव्स हैं, न मास्क है, न प्रॉपर किट है। वो जाएंगे गांव में तो संक्रमण की जानकारी तो जुटाना बहुत दूर की बात है, वो संक्रमण देकर आ जाएंगे अगर कोई संक्रमित हुआ। और गांव-गांव में स्थिति ये है कि टेस्टिंग के नाम पर मजाक चल रहा है, उसको पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी जा रही है, जिसका न कभी टेस्ट हुआ, न जो बीमार है, जो पूर्णतः स्वस्थ है। जो बीमार है उनका हालचाल लेने वाला, उनको पूछने वाला कोई नहीं। अभी हमने कल निजी एम्बुलेंसेस की जो किराए की दरें होंगी उसको जनपद में निर्धारित कर दी हैं, और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो जो निर्धारित दर है जनपद में वही दर दें। और यदि कोई निजी एम्बुलेंस वाला, उसका संचालक या उसका मालिक या उसका ड्राइवर अधिक दर मांगता है तो सूचित करें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। देखा होगा जिला अस्पताल में हमारा 200 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट पहले से स्थापित था, बट संचालित नहीं था। उसको हम फंक्शनल करने पे लगे हुए हैं, टेक्निकल टीम हमारी काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि कल तक वो फंक्शनल हो जाएगा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, और गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भाई को कंधे पर लादकर अस्पताल ले गया और इस बीच में ही मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने स्ट्रेचर तक नहीं दिया है। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। अब ये गोरखपुर की तस्वीरें, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे यहाँ पर जो है रविवार तक। और अब आप हालत देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह भी यहीं पर थे और उसके बाद अयोध्या के लिए रवाना हुए। और अब आप आलम देख लीजिए, वहां के अस्पतालों की स्थिति क्या है। गोरखपुर के भटहट के राम बदन की हैदराबाद से लौटने के बाद तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में स्ट्रेचर तक नहीं मिला राम बदन को और उसकी मौत हो गई। अब जो रिपोर्ट आप बदायूं से देखने वाले हैं, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जनाजे में जो कोविड गाइडलाइंस का जनाजा निकला,
उसने पुलिस को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया और अब कोविड नियमों के उल्लंघन पर केस दर्ज हुआ है। कोरोना काल की सबसे कोहराम मचाने वाली तस्वीर। बदायूं में जनाजे में लाखों की भीड़। खानकाहे आलिया कादरिया की तस्वीर। धर्मगुरु के इंतकाल के बाद मुरीदों का सैलाब। अंतिम विदाई में संक्रमण की सुनामी को न्योता। ये मौत नहीं, जिंदगी का मातम है। ये तस्वीर भयानक खतरे का अलार्म है। सावधानी का बंटा धार, लॉकडाउन तार तार। अज्ञात लोगों पर महामारी एक्ट में मुकदमा। सावधानी भुलाएंगे तो कैसे बच पाएंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्रयागराज जिले में परेड स्थित IIIC यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर्स में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया और ये कंट्रोल रूम कोरोना की सेकेंड वेव आने के बाद से 10 अप्रैल से लगातार 24 घंटे काम कर रहा है। आज से उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। यूं तो कोविड गाइडलाइंस के साथ साथ शराब देने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन गाजियाबाद में तस्वीर जो देखिए आप वो जुदा देखिए। यहाँ शराब की दुकानें खुलते ही भीड़ उमड़ पड़ी, कोविड गाइडलाइंस को ताक पर रखा गया। अब सवाल यह है कि जिस अधिकारी ने ये आदेश दिया यानी कि जिला अधिकारी, अगर यहाँ पर कोविड के केस बनते हैं, बढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या जिलाधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए और क्या उन पर केस नहीं दर्ज होना चाहिए? क्या इतनी जरूरत थी, अभी इतना आवश्यक था शराब की दुकानों को खोलना? यूपी में कोविड कर्फ्यू के दौरान शराब की दुकानें खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने भी शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया, जो कि सुबह 10 बजे से खुल गई और शाम को 7 बजे तक खुली रहेंगी। नोएडा में आज सुबह 10 बजे से सभी वाइन शॉप खुल गए हैं और दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के एक वाइन शॉप के बाहर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि शराब खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है। लोग लेकर के यहां से जा रहे हैं। उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जो शॉपकीपर है उन्होंने एक कर्मचारी नियुक्त कर रखा है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और उसी के तहत ही शराब की खरीदारी हो। आप देख सकते हैं साथ ही सैनिटाइज़र लेकर के भी यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये लाइन लगी हुई है वाइन शॉप के बाहर और साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन हो सके। अगर कोई मास्क लगा के नहीं आ रहा है तो उसे शराब नहीं दी जा रही है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अगर आप मास्क लगा के आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वाइन शॉप पर खड़े होंगे, तभी आपको शराब दी जाएगी। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर लाइन में लगा हुआ है सभी के चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, क्योंकि बिना मास्क के किसी को भी यहाँ पर शराब नहीं दी जाएगी। ये सख्त हिदायत है प्रशासन की तरफ से और यही वजह है कि जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो मास्क लगा के आए हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप लोग मास्क लगा के ही आए हैं? हाँ जी। बिना मास्क के शराब नहीं मिल रही है? नहीं जी। आप भी यहाँ लेने आए हैं शराब? हाँ जी। तो बिना मास्क के शराब नहीं दे रहे हैं? नहीं जी। तो आप देख सकते हैं जो लोग लाइन में लगे हैं उनको भी बिना मास्क के शराब नहीं दी जा रही है और सैनिटाइजर हाथ में लिए हुए हैं। किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी कर रखी है ताकि शराब बिक्री में किसी तरीके की कोई रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना आए? जी सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने यहाँ
कोविड-19 की तरफ से हमने सैनिटाइजर मास्क वगैरह सब सुरक्षित के साथ हमने किया है सर जी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस भी हमने पालना किया है सर जी, यहाँ किसी को दिक्कत भी ना हो। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोरोना कर्फ्यू में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और लोग शराब खरीदने के लिए दुकान के बाहर लंबी लाइन लगाए हुए खड़े हैं। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज सब बंद है, लेकिन शराब की दुकानें खुल गई हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक।